नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ मर्डर प्लान नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मर्डर प्लान नॉवल का पार्ट 4। उसने अश्विनी की ओर देखा। तुमने पलंग अच्छी तरह चेक किया था? यस सर। कोई खास बात? नो सर। इंस्पेक्टर, फिंगरप्रिंट्स वालों का इंचार्ज कीमतीलाल हिचकिचाता सा बोला। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन इस बारे में मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जरूर, बलराज प्रोत्साहन देता हुआ बोला। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मेरा अनुमान है पलंग के चारों पाए बड़ी मजबूती के साथ फर्श के साथ फंसे हुए थे। बलराज का चेहरा खुशी से चमकने लगा। गुड, वो चहकता हुआ बोला। चलो हमें भी दिखाओ। बलराज और कीमतीलाल के पीछे अश्विनी और मैं भी बेडरूम में आ गए। कीमतीलाल ने दिखाया, पलंग के चारों पायों में से प्रत्येक पर फर्श से करीब 2 इंच ऊपर 4 बहुत ही छोटे छोटे वृत्त मौजूद थे। उन स्थानों पर प्रत्येक पाए का रंग और लकड़ी शेष पाए के रंग और लकड़ी से तनिक भिन्न थे। इसी प्रकार हर एक पाए के इर्द गिर्द फर्श पर भी 4 बहुत छोटे छोटे वृत्त मौजूद थे। ये चारों वृत्त भी प्रत्येक पाए से करीब 2 इंच के फासले पर थे। ये वृत्त लोहे के ब्रैकेटों से बने हैं, कीमतीलाल ने जानकारी दी। ब्रैकेटों को पलंग के पायों के साथ कसकर उन्हें फर्श पर कस दिया गया था। ब्रैकेटों को हटाने के बाद पेचों के सुराख में वुड फिलर, लकड़ी के छेद, दरार वगैरह को भरने के काम में लाया जाने वाला पदार्थ भर के ऊपर से पॉलिश कर दी गई थी। इसलिए इन वृत्ताकार स्थानों पर लकड़ी और पॉलिश शेष पायों की लकड़ी और पॉलिश से थोड़ी अलग नजर आ रही है। ये काम बड़ी सफाई और होशियारी से किया गया था इंस्पेक्टर। बलराज ने प्रशंसापूर्वक उसकी ओर देखा। तुमने ये सब कैसे भांप लिया कीमतीलाल? फिंगरप्रिंट सेक्शन में आने से पहले मैं लेबोरेटरी में काम कर चुका हूं, कीमतीलाल ने जवाब दिया। बलराज ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। समझे भारती साहब, वो बोला। बवेजा का मर्डर निहायत सफाई और होशियारी के साथ किया गया था। बस इसमें एक ही कमी है, अगर वो ना होती तो इसे यकीनन परफेक्ट क्राइम का दर्जा दिया जा सकता था। क्या कमी है? मैं पूछे बगैर ना रह सका। हत्यारे की योजना एकदम फुल प्रूफ थी, लेकिन ऐसा लगता है किसी आकस्मिक दुर्घटना की वजह से उस मूल योजना पर पूरे तौर पर अमल नहीं किया जा सका। दुर्घटना क्या थी, कैसे हुई, इसका पता लगाने में इतनी सिर खपाई करनी पड़ेगी कि दिमाग की चूलें हिल जाएंगी। अलबत्ता ये निश्चित रूप से सही है कि जिस किसी ने भी ये योजना बनाई थी वो खुद उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। वो इतना दूरदर्शी, सुलझा हुआ और चौकस आदमी रहा होगा कि दुर्घटना को टाल सकता था। अगर ऐसा हो गया होता तो जिंदगी भर सिर पटकने के बावजूद हाथ कुछ नहीं लगना था। बलराज मुस्कुराया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, इतना वेल प्लान मर्डर केस पहले कभी ना तो मेरे सामने आया है और ना ही ऐसे किसी केस के बारे में मैंने सुना है। उसने मेरा कंधा दबाया। तुम जासूसी उपन्यास लिखते हो, क्या तुमने अपने किसी उपन्यास में ऐसे मर्डर की कल्पना की है, या अपने किसी हमपेशा के लिखे उपन्यास में ऐसे मर्डर के बारे में पढ़ा है? सच्चाई जानना चाहते हो? मैंने पूछा। हाँ, असलियत यह है मैं चकराकर रह गया हूं। मैंने बेहिचक कहा। मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया तुम कहना क्या चाहते हो। बलराज हंसा। बस इतना समझ लो कि अभी तस्वीर अधूरी नजर आ रही है, उसने गोलमोल जवाब दिया। 2-3 बातें और हैं, उनके साफ होते ही तस्वीर पूरी नजर आ जाएगी। वो 15-20 मिनट और फ्लैट में ठहरा। फिर उसने अश्विनी शर्मा को हिदायतें दी कि वहां मौजूद बावेजा की प्रत्येक चीज की बारीकी से जांच की जाए। आओ बॉस, अंत में वो अपने विशिष्ट अंदाज में मुझसे बोला। अब डॉक्टर मुलगांवकर के पास चलते हैं। मैं चुपचाप उसके साथ फ्लैट से बाहर आ गया। मैंने साफ नोट किया, उसके चेहरे पर संतुष्टिपूर्ण भाव थे, मानो सचमुच उसे तस्वीर पूरी नजर आने लगी थी, जबकि मुझे तस्वीर तो क्या, तस्वीर का रंग और कागज तक भी नजर नहीं आ रहे थे। शव परीक्षा करने वाले डॉक्टर मुलगांवकर की उम्र करीब 45 वर्ष थी। साफ गेहुआ रंग, औसत से कुछ कम कद, भारी बदन और आंखों पर मोटे शीशों वाली ऐनक। शव परीक्षा के दौरान निहायत बारीक और मामूली बातें भी उसकी निगाहों से छुपी नहीं रह पाती थी।
प्रत्येक रहस्य की तह में पहुंचने के बाद उसे एक खास वक्त तक अपने तक ही सीमित रखने की आदत और अनोखी सूझबूझ की वजह से अगर इंस्पेक्टर बलराज कंवर को सरलक होम्स कहा जाए तो बाल की खाल निकालने में मुलगांवकर भी डॉक्टर वॉटसन से कम नहीं था। हम मोर के पास बने मुलगांवकर के ऑफिस में बैठे थे। वो बवेजा की लाश का पोस्टमार्टम कर चुका था। बलराज, मुलगांवकर ने एकदम सीधी बात की, मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसा केस पहले कभी मेरे सामने नहीं आया। बलराज मुस्कुराया। अच्छा, क्या खास बात है इसमें? पुलिस विभाग में बतौर डॉक्टर अपनी करीब 20 साल की नौकरी में मैं हर तरह की मौत के शिकार हुए लोगों की लाशें देख चुका हूँ। उनमें टॉर्चर करके मारे गए लोग भी शामिल थे, लेकिन ऐसी लाश पहले कभी नहीं देखी। अपने नुक्ताए नजर से मैं उस आदमी की हत्या को बेहिचक मर्सी किलिंग कह सकता हूँ। मैंने डॉक्टर की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। मृतक बावेजा की लाश को मैं देख चुका था। मैंने सोचा डॉक्टर मजाक कर रहा था, क्योंकि उसकी लाश में खौफनाक होने के अलावा और कोई खास बात कम से कम मेरे विचार में तो नहीं थी। लेकिन बलराज पर इस बात की सरासर अलग प्रतिक्रिया हुई। वो एकदम चौंक गया। मर्सी किलिंग? उसने डॉक्टर को घूरते हुए कहा। यानी मृतक बावेजा मृत्यु पीड़ा से छटपटा रहा था और उसे इससे निजात दिलाने के लिए किसी ने उसे आसान और पीड़ा रहित मौत दे दी थी। डॉक्टर ने सहमति सूचक सिर हिलाया। हाँ, उसे सिलसिलेवार कई दिनों तक टॉर्चर किया जाता रहा था। वो बोला, हालांकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरे काम में अनुमानों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इस मामले में मैं सोचने पर मजबूर हूँ। उस आदमी की हत्या के लिए कोई पागल डॉक्टर तो जिम्मेदार नहीं था। लाश की हालत और प्राप्त एविडेंसेस के आधार पर मेरा अनुमान है यह किसी सैडिस्ट का मास्टरपीस कारनामा है। बलराज ने कहा। बाय द वे, क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? मृतक को सिर्फ उतनी यातनाएं दी गई थी जितनी कि उसे नुकसान पहुंचाए बगैर दी जा सकती थी। ये तो इस पर निर्भर करता है यातनाओं से तुम्हारा आशय क्या है और नुकसान से क्या है, डॉक्टर सावधानी पूर्वक बोला। इंस्पेक्टर बलराज ने परिभाषाएं दी। यातनाओं से उसका वास्तविक आशय था पीड़ा और नुकसान से आशय था जिस्मानी नुकसान। दोनों बातों में ये फर्क तो सही था, लेकिन इस फर्क को स्वीकारने में मेरे सामने बड़ी भारी दुविधा थी। सबसे ज्यादा परेशानी इस तथ्य से थी कि बावेजा मर चुका था। मैं प्रतिवाद करना चाहता था, मौत सबसे बड़ा जिस्मानी नुकसान होता है। कोई भी व्यक्ति इस नुकसान के मुकाबले में दूसरा बुरे से बुरा जिस्मानी नुकसान भी सह सकता है, मगर मुझे चुप ही रहना पड़ा, क्योंकि जाहिर था इंस्पेक्टर और डॉक्टर टॉर्चर को मर्डर से अलग मुद्दा समझ रहे थे और उस वक्त वे टॉर्चर के बारे में बातें कर रहे थे जिसे बावेजा लगातार कई दिनों तक सहता रहा था और जिससे उसे तभी निजात मिली जब उस पर रहम करके उसे मार दिया गया, यानी बकौल डॉक्टर मर्सी किलिंग। इस सिलसिले में उन्होंने एक बार भी हत्या का जिक्र तक नहीं किया। बलराज द्वारा प्रकट किए गए इस फर्क पर उन्होंने हर पहलू से पूरी बारीकी तक विचार विमर्श किया। अंत में जो तस्वीर उन्होंने पेश की वो इस प्रकार थी। सज्जन कुमार बावेजा को लगातार कई दिनों तक असहनीय शारीरिक पीड़ा पहुंचाई गई थी। उसे विभिन्न तरीकों से टॉर्चर किया गया था, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद तमाम तरीकों में एक बात कॉमन थी। तमाम यातनाएं इस ढंग से दी गई थी कि शरीर को कोई स्थायी नुकसान ना पहुंचे, मसलन कोई हड्डी ना टूटे या ऐसा कोई जख्म ना हो जाए जिसे भरने में बहुत ज्यादा वक्त लगे, या फिर कोई अंग हमेशा के लिए बेकार ना हो जाए। मान लो बावेजा एक हफ्ता और जिंदा रहता, बलराज ने कहा। उस एक हफ्ते में बावेजा को और टॉर्चर करने की बजाय उसे सही उपचार दिया जाता और फिर उसकी हत्या कर दी जाती। उस सूरत में क्या उसकी सब परीक्षा से यह पता लग सकता था हत्या करने से पहले उसे इस तरह टॉर्चर किया गया था? नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। मृतक की हत्या करने से पहले उसे टॉर्चर किया गया था। मौजूदा केस में मैं ये इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि मृतक के शव पर जख्म और जख्मों के ताजा निशान मौजूद थे, और वे इसलिए मौजूद थे क्योंकि जख्मों को भरने का वक्त नहीं मिल सका। बलराज ने सिर हिलाकर सहमति दी। ठीक है, उसकी मृत्यु कब हुई थी? करीब 48 घंटे पहले। बलराज ने डॉक्टर की सहायता से हिसाब लगाया। सज्जन कुमार बावेजा को 2 हफ्तों से किसी ने नहीं देखा था। उसकी लाश पर सबसे पुराना जो जख्म का निशान था, डॉक्टर के मुताबिक उसे मृतक की मौत से पहले भरने में 10-12 दिन लगे होने चाहिए थे, और सबसे ताजा जख्म बावेजा को मरने से 6-7 दिन पहले होना चाहिए था। हालांकि उन दोनों बातों के समय के बारे में डॉक्टर निश्चित रूप से कोई दावा नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा मृतक के शव पर ऐसा कोई जख्म नहीं था जो काफी हद तक भर नहीं गया था, और उसके मुताबिक उस किस्म के जख्मों को भरने में कम से कम करीब 6 दिन जरूर लगने थे। बलराज के चेहरे पर संतुष्टिपूर्ण भाव थे।
बावेजा पर उसके फ्लैट में ही हमला किया गया था, वो बोला। पहला वार उसके सिर पर किया गया था, जिसने उसे बेहोश कर दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसका मुंह भी बंद कर दिया गया, डॉक्टर ने टोका। हाँ, बलराज ने सहमति दी। ऐसा करना जरूरी था। जरूरी था या नहीं, ये तुम्हारे सोचने की बात है, डॉक्टर बोला। मेरे पास इस बात का बाकायदा सबूत है। मुझे उसके होंठों पर और मुंह के आसपास एडेसिव टेप चिपकाए जाने के निशान मिले हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ उसका मुंह बंद रखने के लिए टेप इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, टेप कई बार उतारा और चिपकाया गया था। वो मुस्कुराया। ऐसा कोई भी लक्षण नहीं मिला है जिससे समझा जाए मृतक भूखा रहा था। वो नियमित रूप से खाता पीता रहा था, इसलिए मैं समझता हूँ उसे खिलाने पिलाने के लिए ही टेप उतारा जाता रहा होगा। उसने इंस्पेक्टर की ओर देखा। खिलाने पिलाने के दौरान उसे चीखने चिल्लाने से कैसे रोका गया होगा, यह सोचना तुम्हारी सरदर्दी है। इस तथ्य के अलावा कि बवेजा को खिलाया पिलाया जाता रहा था और मुंह पर टेप चिपका रहने की हालत में किसी को खिलाया पिलाया नहीं जा सकता, बलराज ने पूछा। तुम्हारे पास और क्या सबूत है कि उसके मुंह पर बार बार टेप चिपकाया और उतारा गया था? अगर तुम्हें कभी ऐसी चोट लगी है जिस पर कई बार एडेसिव टेप चिपकाया और उतारा गया हो, तो तुमने नोट किया होगा जिस्म के किसी भी हिस्से पर चिपकाया गया टेप उतारा जाने पर अपना निशान जरूर छोड़ता है। डॉक्टर ने इस ढंग से बताना शुरू किया मानो कोई टीचर क्लासरूम में लेक्चर दे रहा था। टेप पर लगे गम का कुछ अंश त्वचा पर छूट जाता है। इतना ही नहीं, त्वचा की ऊपरी सतह भी आंशिक रूप से प्रभावित होती है। अगर उन निशानों को साफ न किया जाए तो वो 2-3 दिन तक तो शरीर पर मौजूद रहते हैं। लेकिन मृतक बावेजा के मुंह से जब आखिरी दफा टेप उतारा गया तो सावधानी पूर्वक सफाई करके उसके मुंह से टेप द्वारा छोड़े गए निशानों को मिटा दिया गया था। इसके बावजूद मेरी पेशेवर और तजुर्बेकार आंखों ने इस बात को फिर भी भांप ही लिया। उसके मुंह पर बार बार टेप चिपकाया और उतारा गया था। इसका मतलब हुआ, बलराज ने कहा, बावेजा के हाथ पैर बांधने और मुंह पर टेप चिपकाए जाने के बाद उसे कितनी यातनाएं दी गई थी, उसके चेहरे और बाएं हाथ की हालत से यह साफ जाहिर था। उसने डॉक्टर की ओर देखा। उसके दाएं हाथ पर भी किसी प्रकार की यातना का कोई चिन्ह था? मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया था। नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। यानी उसका दायां हाथ बिल्कुल सही हालत में था? हाँ, बलराज मुस्कुराया। गुड एंड परफेक्ट, वो बोला। ये बात मेरी थ्योरी पर भी पूरी तरह फिट बैठती है। बवेजा को 3-4 दिन तक टॉर्चर किया जाता रहा था, इस ढंग से कि उसके शरीर पर ऐसा कोई जख्म ना आए जिसे भरने में ज्यादा वक्त लगे और जख्म का निशान बाकी रह जाए। लेकिन टॉर्चर करने की प्रक्रिया में बवेजा के दाएं हाथ को बिल्कुल अलग रखा गया। यानी यातनाएं देने वाले ने उसके दाएं हाथ को जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने डॉक्टर से पूछा, ठीक है? हाँ, डॉक्टर ने कहा। इस सिलसिले में मृतक के हाथ पैर बांधे जाने के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसे चमड़े की पेटियों से बांधा जाना तो एक मामूली बात थी, लेकिन चमड़े की पेटियों में मेमने की ऊन की पैडिंग लगाना निहायत गैर मामूली बात है। इससे मुझे एक बार फिर कहना पड़ता है, ये आम आदमी का नहीं बल्कि किसी पागल डॉक्टर का काम था। तुम बताओ बलराज, आखिर इसकी क्या तुक थी? मृतक को टॉर्चर तो खूब किया गया, लेकिन टॉर्चर करने वाला नहीं चाहता था बंधनों से मृतक को कोई कष्ट हो। क्या यह अजीब नहीं लगता? या तुम समझते हो टॉर्चर करने वाला कोई ऐसा सैडिस्ट था जो मृतक को टॉर्चर के अलावा अन्य किसी तरीके से पीड़ा नहीं पहुंचने देना चाहता था? या फिर तुम इसे महज इत्तेफाक समझते हो? बलराज के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। नहीं, वो बोला, मैं समझता हूं यह सारा सिलसिला वेल प्लान था, लेकिन प्लान में कोई ऐसी गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से बावेजा की इतनी जल्दी हत्या कर दी गई, जबकि मूल योजना में उसे तब तक जिंदा रखना शामिल रहा होगा जब तक कि टॉर्चर के बाद उसके जख्म मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते। पूरी तरह जख्म भरने से पहले उसकी हत्या नहीं की जानी थी। नतीजा ये होता, जब उसकी लाश बरामद होती तो लाश पर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं मिलता जिसकी वजह से सोचा जाता कि उसे टॉर्चर किया गया था। गलत, डॉक्टर ने ठोस स्वर में प्रतिवाद किया। तुम्हारी थ्योरी तथ्यों से मेल नहीं खाती। क्यों? कैसे नहीं मेल खाती? बलराज ने कहा। सीधी सी बात है, टॉर्चर करने वाला जब ठीक समझे अपने शिकार को टॉर्चर करना बंद कर सकता है, लेकिन टॉर्चर के शिकार के जिस्म पर आए टॉर्चर के निशानों को आसानी से या एक ही दिन में नहीं मिटाया जा सकता। बावेजा ने अपने जख्म भरने तक जिंदा रहना था और उस दौरान उसे उसके फ्लैट में ही रखा जाना था। पूरी तरह जख्म भरने के बाद उसकी हत्या कर दी जानी थी,
फिर जब उसकी लाश बरामद होती तो हम ये नहीं जान सकते थे कि उसे टॉर्चर किया गया था। उस सूरत में अगर हमें लाश पर ऐसे चिन्ह मिलते जिनसे जाहिर होता मरने से पहले हफ्तों तक बावेजा को हाथ पैर बांध कर रखा गया था, तो हत्यारे का टॉर्चर के निशानों को छुपाने का मकसद पूरा नहीं होना था। इसलिए चमड़े की पेटियों पर मेमने की ऊन की पैडिंग दी गई थी ताकि बावेजा को बांध कर रखे जाने का कोई चिन्ह ना मिल सके, क्योंकि पैडिंग ना होने की दिशा में कसकर बंधी चमड़े की पेटियों ने कलाइयों और टखनों पर भी निश्चित रूप से जख्म कर देने थे और उन जख्मों को भरने का वक्त बिल्कुल नहीं मिलना था, क्योंकि बावेजा के जिस्म पर टॉर्चर द्वारा आए जख्मों के भरने के इंतजार के दौरान भी उसे बांध कर ही रखना था। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारी थ्योरी तथ्यों से मेल नहीं खाती, डॉक्टर ने पुनः प्रतिवाद किया। मृतक के जख्म भरने के इंतजार के दौरान उसे बांध कर रखना जितना जरूरी था उतना ही जरूरी था उसका मुंह बंद रखना, यानी उसके मुंह पर टेप चिपका कर रखना। और जिस तरह उसे बांधे रखने के निशानों को नहीं मिटाया जा सकता था, उसी तरह उसके मुंह पर बार बार टेप चिपकाने और उतारने के निशानों को भी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता था। अब सवाल ये उठता है, जब उसके मुंह पर टेप चिपका कर मुंह बंद रखने के निशान हर हालत में ही पाए जाने थे, तो बांध कर रखने के निशानों को इस तरह छुपाने की कोशिश क्यों की गई? तुम्हारा सवाल जोरदार है डॉक्टर, बलराज बोला। इसके जवाब से कम तुम्हारा ये विचार तो गलत हो ही जाता है कि हत्यारा कोई पागल डॉक्टर था। चलो मान लेता हूं ये किसी बेहद तजुर्बेकार पेशेवर अपराधी का काम था। बलराज मुस्कुराया। मेरे कहने भर से क्यों मानते हो? वो बोला। तथ्यों पर गौर करो। अगर हत्यारा कोई डॉक्टर होता तो तुम्हारी तरह उसे भी इस बात की जानकारी जरूर होनी थी कि टेप के निशानों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हालात से जाहिर है उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। इसका मतलब हत्यारा एक आम आदमी था। मैं बलराज की इस बात से सहमत नहीं था और इस दफा चुप नहीं रह सका। मैं एक आम आदमी हूं, मैंने कहा। यह ठीक है, लेखक होने के नाते मेरा सामान्य ज्ञान कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस की ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। मैं मामूली कट्स के लिए बैंडेड का इस्तेमाल करता हूं, इसलिए जानता हूं एडेसिव टेप चमड़ी पर निशान छोड़ देता है। मेरे कहने का मतलब है टेप का चमड़ी पर निशान छोड़ना एक ऐसी बात है जिसकी जानकारी अधिकांश साधारण लोगों को होती है। तुम्हारी बात काफी हद तक ठीक है भारती, बलराज ने सहमति जताते हुए कहा। तुम बैंडेड इस्तेमाल करते रहे हो तो तुमने ये भी किया होगा। बैंडेड लगाकर अपनी जरूरत के मुताबिक 2-4 दिन बाद जब तुमने उसे उतारा होगा तो एकदम से ही उतार फेंका होगा। तुम ही नहीं, आमतौर से लोग यही किया करते हैं, लेकिन हत्यारे ने साधारण व्यक्ति होते हुए भी हर काम को एक अलग और खास ढंग से अंजाम दिया है। मानना पड़ेगा हत्यारा बड़ा ही प्रोफेशनल था, डॉक्टर ने कहा। उसने टेप के चिन्ह मिटाने के लिए बेंजीन का प्रयोग किया था और अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी कि कोई चिन्ह बाकी न रहने पाए, लेकिन उससे चूक हो ही गई। चिन्ह छूट गए और वे मेरी निगाहों में छुपे नहीं रह सके। सहसा बिजली की भांति मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। उससे एक और भी चूक हो गई थी, मैं बोला। बावेजा के दोनों नथुनों पर भी चिन्ह छूट गए थे। बलराज ने उन्हें देखा था और मुझे भी दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे घूरा। टेप के चिन्ह? किसी ऐसे चिपचिपे पदार्थ के चिन्ह जो बाद में सूख जाता है, मैंने कहा। बलराज के अनुमान अनुसार वो पदार्थ वार्निश होना चाहिए, लेकिन वो टेप का गम भी हो सकता है। डॉक्टर ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं हो सकता, वो बोला। लाश के साथ भेजे गए बलराज के नोट के मुताबिक मैंने नथुनों पर खास ध्यान दिया था और फिर इस पदार्थ को नथुनों से छुड़ाकर लेबोरेटरी भिजवा दिया। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ वो टेप गम नहीं था। अगर उस पदार्थ में टेप गम होने का मामूली सा भी चिन्ह मिल जाता तो एक बड़ी भारी समस्या हल हो जानी थी। क्या मतलब? मैंने जानना चाहा। डॉक्टर मुस्कुराया। लाश के पोस्टमार्टम से साफ जाहिर है बावेजा की मृत्यु सफोकेशन यानी दम घुटने के कारण हुई थी। अगर नथुनों पर टेप गम का चिन्ह मिल जाता तो पता लग जाना था उसका दम कैसे घुटा था। इस रहस्योद्घाटन से मैं उछल पड़ा। दम घुटने की वजह से? मैंने पूछा। यानी उसे गला घोंटकर मारा गया था? डॉक्टर ने भौएं चढ़ाई। गला घोंटने की बात बीच में कहां से आ गई? मैंने कहा है उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। मुंह एडेसिव टेप से सील कर दिया गया था, बलराज विचारपूर्वक बोला। नथुनों पर लगा वो सूखा पदार्थ क्या था डॉक्टर? सबसे अच्छी क्वालिटी की, एकदम साफ और वाटरप्रूफ वार्निश। जब मैंने नथुनों पर टेप के निशान होने वाली बात कही थी तो मुझे यूं लगा था मैंने बहुत बड़ा तीर मारा था, लेकिन हकीकतन वो मामूली तुक्का भी साबित नहीं हुआ। वार्निश के बारे में भी मेरे मन में जो विचार था उसे मैंने प्रकट कर देना ही बेहतर समझा।
बावेजा के पलंग के पायों और फर्श पर पेचों के जो गोल सुराख थे, उनमें वुड फिलर भरने के बाद उन्हें पॉलिश कर दिया गया था। मैं बलराज से मुखातिब हुआ। क्या ये नहीं हो सकता? पॉलिश करने के बाद उन पर ऊपर से इस वार्निश का भी एक कोट कर दिया गया था। उसे गौर से सुनता पाकर मैं उत्साहित स्वर में बोला, मुमकिन है वार्निश का कोट करने के बाद फौरन उसी व्यक्ति ने ही बावेजा के मुंह से टेप भी अलग किया था। उसके हाथ वार्निश से सने थे और टेप उतारते वक्त उसका एक हाथ नथुनों से छू गया था। इस तरह हाथों में लगी वार्निश नथुनों पर भी जा लगी। डॉक्टर ने दिलचस्पी भरी निगाहों से मेरी ओर देखा। बलराज के चेहरे पर जो विचारपूर्ण भाव थे उनसे साफ जाहिर था वो भी मेरे इस विचार से सहमत था। मैं समझ गया, इस दफा मेरी बात तुक्का नहीं ठीक साबित हुई थी। यू आर राइट बॉस, बलराज बोला। मैं बावेजा के पलंग और फर्श से सैंपल लेबोरेटरी भिजवा दूंगा। वहां पता लग जाएगा दोनों वार्निश एक ही है या अलग अलग। फिर उसने डॉक्टर की ओर देखा। बावेजा की मृत्यु दम घुटने से हुई थी, तो दम घुटने की वजह क्या रही होनी चाहिए? इस काम के लिए ना तो किसी प्रकार का हिंसक तरीका इस्तेमाल किया गया था और ना ही कोई जहरीली चीज, डॉक्टर ने जवाब दिया। यह काम बड़े आराम के साथ मैकेनिकल ढंग से किया गया था। उसका मुंह टेप से सील्ड था, बस उसके दोनों नथुने धीरे से दबा दिए गए और उन्हें तब तक दबा कर रखा गया जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। ऐसा भी तो हो सकता है जिस टेप से उसका मुंह सील किया गया था, किसी लापरवाही की वजह से वो टेप सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहा, मुंह के साथ साथ उसने मृतक के नथुने भी ढक लिए थे, बलराज ने कहा। फिर यूं बोला मानो स्वयं से कह रहा था, यह नहीं हुआ हो सकता क्योंकि नथुनों पर टेप लगाए जाने का कोई चिन्ह नहीं मिला। फिर वो मुस्कुराया। इस सिलसिले में अब तक जो तस्वीर मेरे दिमाग में बनी है उसमें तुम्हारा बताया मर्डर मेथड काफी हद तक फिट बैठता है। इसमें सिर्फ एक ही खराबी है, मर्डर प्लान के मुताबिक ना किया जाकर सही वक्त से पहले और थोड़ा जल्दबाजी में किया गया था। यू मीन प्रीमेच्योर मर्डर? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, बलराज ने जवाब दिया। इस बात को इस आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है कि योजना जब एक खास मुकाम पर पहुंची तो अचानक उसमें कोई विघ्न पैदा हो गया था। लेकिन मेरा मतलब है मर्डर की टाइम सीक्वेंसेस ही गलत है। इसे एक्सप्लेन करना निहायत मुश्किल है। मुझे तो ये सारा सिलसिला महज एक पेचीदी पहेली ही नजर आ रहा है, मैंने अपनी कनपट्टी सहलाते हुए कहा। ऐसा लगता है मैं विचारों और तथ्यों की भूल भुलैया में फंसकर रह गया हूं, जिससे निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही है। बलराज हंसा। तुम लेखक हो भारती, तुम्हें कल्पना लोक में ही विचरना पसंद है। अगर मैं सामाजिक उपन्यास लिखता होता तो तुम्हारी ये बात मुझ पर लागू हो सकती थी, मैंने कहा। लेकिन मैं जासूसी उपन्यास लिखता हूं और जासूसी उपन्यास कल्पना के सहारे नहीं लिखे जाते। माय डियर इंस्पेक्टर, जासूसी उपन्यास लिखने वाले को उपन्यास लिखते वक्त किसी जासूस जैसा ही सजग रहना पड़ता है। प्रत्येक पात्र का चरित्र चित्रण बड़े नपे तुले ढंग से किया जाता है। हकीकत की बुनियाद पर कथानक की इमारत खड़ी की जाती है, जिसमें कानूनी दावपेच, अपराधियों की चालें और चौकसी और पुलिस कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए हर घटना का बारीकी से जिक्र करना होता है। घटनाक्रम पर हर पहलू से बराबर पूरी निगाह रखी जाती है। आसानी से पच जाने वाला सस्पेंस पैदा कराना होता है। असलियत के दायरे में रहकर ही चौंकाने वाला क्लाइमेक्स देना होता है। इसके अलावा भाषा और शैली के दम पर रवानगी बनाए रखनी पड़ती है। हर पल पाठकों की रुचि का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इतने पापड़ पीटने के बाद लिखा जाता है जासूसी उपन्यास। मैं जानता हूं, बलराज ने प्रशंसापूर्ण स्वर में कहा। तुम्हारे उपन्यासों में वे तमाम खूबियां होती हैं जिनके अच्छे स्तर के बढ़िया और सही मायनों में जासूसी उपन्यास में होने की अपेक्षा की जा सकती है। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारी इस बात से भी सहमत हूं कि बावेजा की हत्या का मामला सचमुच एक पेचीदी पहेली है, लेकिन इस पहेली को हमने ही हल करना है। फिलहाल हमें दूसरे एविडेंसेस का इंतजार करना पड़ेगा, तभी किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाएंगे। ठोस नतीजा जब निकलेगा निकलता रहेगा, मैंने कहा। इस वक्त तुम ये बताओ, मर्डर के टाइम सीक्वेंसेस से तुम्हारा क्या आशय है? मेरा मतलब है बावेजा की मर्डर प्लान 3 हिस्सों में बटी हुई थी। उसे कैद करना, टॉर्चर करना और उसका मर्डर कर देना, बलराज ने जवाब दिया। जाहिर है बावेजा को काफी पहले उसी के फ्लैट में कैद कर लिया गया। कैद किए जाने के बाद वो अपने फ्लैट से कभी बाहर नहीं निकला। उस पर वहीं हमला करके उसे बेहोश किया गया, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसे टॉर्चर किया जाने लगा। ये सब एक योजना के तहत और पूरी तैयारियों के साथ किया गया था। जिस वक्त बावेजा को बेहोश किया गया, मुंह पर लगाने को टेप, उसे बांधने के लिए चमड़े की पेटियां, पेटियों में पैडिंग के लिए मेमने की ऊन, पलंग को फर्श के साथ कसने के लिए लोहे के ब्रैकेट और पेच
वगैरह सब कुछ वहीं मौजूद था। और बावेजा को बेहोश करने से लेकर पलंग को फर्श के साथ कसने के बाद उसे पलंग पर डालकर बांधने तक के सारे काम बिना किसी आहट के चुपचाप हो गए थे। मैंने पूछा। हाँ, क्योंकि ये सब दिन में उस वक्त किया गया था जब इमारत में कोई नहीं रहता, यानी इमारत एक प्रकार से खाली हो जाती है। बलराज ने कहा। उस इमारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुबह 9 बजे के आसपास अपने काम पर चला जाता है। 10 बजे विमला सफाई वगैरह करने आती है और अपना काम खत्म करके 2 बजे तक इमारत से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो इमारत शाम करीब 6 बजे तक खाली रहती है। इसका मतलब ये हुआ, छुट्टी वाले दिन को छोड़कर सप्ताह के शेष दिनों में वो इमारत 1 घंटे के लिए सुबह और 4 घंटों के लिए दोपहर बाद से शाम तक प्राय खाली पड़ी रहती है। उस वक्त अगर किसी फ्लैट में आहटें और आवाजें होती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सुनने के लिए इमारत में कोई मौजूद नहीं होता। तुम समझ रहे हो ना? उसने पूछा, और जब मैंने सहमति सूचक सर हिला दिया तो वो बोला, मैं समझता हूँ दोपहर बाद ही किसी वक्त बावेजा के मुंह से टेप उतारकर उसे खिलाया पिलाया जाता रहा होगा। उस वक्त वो चीखता भी था तो उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं होता था। शेष सारा समय उसका मुंह टेप से सील होता था, इसलिए चीखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने फ्लैट की ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो पलंग द्वारा भी फर्श पर किसी प्रकार की खटपट नहीं कर सकता था, क्योंकि पलंग फर्श के साथ मजबूती से कस दिया गया था। मुझे याद था जब मैं और बलराज बावेजा के एकदम नीचे वाले फ्लैट में मालती और सुधीर से बात कर रहे थे तो बावेजा के फ्लैट्स में फिंगरप्रिंट्स वालों अश्विनी शर्मा वगैरह के चलने फिरने की आहटें साफ सुनाई देती रही थी। बावेजा को टॉर्चर करते वक्त उसके फ्लैट में और भी तो 1 या 2 व्यक्ति मौजूद रहते होंगे। मैंने पूछा। उनके चलने फिरने की आहटें भी तो होती होंगी, जिन्हें और कोई सुने ना सुने निचले फ्लोर पर रहने वाली मालती आसानी से सुन सकती थी। फिर उसे वे आहट क्यों नहीं सुनाई दी? बलराज ने इस ढंग से मेरी ओर देखा मानो मैंने कोई बचकाना बात कह दी थी। बावेजा के पास मौजूद रहने वाले जरूर जानते होंगे कि उनके चलने फिरने की आहटें नीचे सुनी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने पूरी सावधानी बरती होगी। मिसाल के तौर पर वे जूते उतारकर दबे पांव चलते होंगे ताकि आहट बिल्कुल ना हो। बलराज ने कहा। फिर तनिक रुकने के बाद बोला, वे लोग क्योंकि ऐसा जाहिर करना चाहते थे बावेजा अपने फ्लैट में मौजूद नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए शाम को अंधेरा होने के बाद लाइट ऑन करने से पहले खिड़कियों पर काला कपड़ा मजबूती से लगा देते थे ताकि अंदर की रोशनी बाहर से दिखाई न दे। उसने मेरी ओर देखा। अब मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। वो पल भर चुप रहा, फिर बोला, हम जानते हैं बावेजा को बकायदा योजनाबद्ध तरीके से कैद करके टॉर्चर किया गया था। उसी योजना के तहत उसे उस वक्त तक जिंदा रखा जाना था जब तक कि उसके शरीर से टॉर्चर किए जाने के तमाम निशान गायब नहीं हो जाने थे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मेमने की उनकी पैडिंग का चमड़े की पेटियों में मौजूद पाया जाना। हम ये भी जानते हैं योजना के विपरीत उसे उसके जख्म भरने से पहले ही मार डाला गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसे वक्त से पहले ही क्यों मार डाला गया? उसकी हत्या मर्डर प्लान के मुताबिक क्यों नहीं की गई? सीधी सी बात है, मैंने मत व्यक्त किया। मूल योजना में कोई ऐसा विघ्न पैदा हो गया था जिसने हत्यारे को अपना प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया था, या वो किसी वजह से घबरा गया था और वार्निश ने अपने हाथों को साफ किए बगैर उसे जल्दबाजी में बावेजा की हत्या करनी पड़ी। बलराज ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। ये बात समझ में नहीं आती। वो बोला, अगर इसे मानकर चला जाए तो सारा घटनाक्रम ही उलट जाता है। मैं नहीं मानता हत्या घबराहट या जल्दबाजी में की गई थी। हत्यारे की योजना की जो रूपरेखा मेरे दिमाग में है उसमें वार्निश के दाग ने यकीनन बड़ी भारी पेचीदगी पैदा कर दी है। वो उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ हत्यारे ने मूल योजना में जानबूझकर हेरफेर किया था, और जानबूझकर तब्दीली करने का मतलब है उसके पास किसी दूसरी ऐसी योजना का होना जो मूल योजना जैसी ही फुल प्रूफ होती। मगर तथ्य इस बात को गलत साबित करते हैं। तथ्यों ने उसकी योजना की पोल खोल दी है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने असमंजसतापूर्वक उसकी ओर देखा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कहना चाहते हो। बलराज मेरे सामने आ रुका। यह समझने के लिए तुम्हें इस सारे सिलसिले पर हत्यारे के नजरिए से गौर करना होगा। वो बोला, उसकी मूल योजना क्या थी? उसने बावेजा को कैद करके टॉर्चर करना था। उसे तब तक जिंदा रखना था जब तक कि उसके शरीर से टॉर्चर किए जाने के तमाम चिन्ह नहीं मिट जाते। फिर इस ढंग से हत्या करनी थी कि उसकी हत्या ज्यादा से ज्यादा साधारण दुर्घटना ही नजर आती। उसने गहरी सांस ली। मसलन नाक में रबर ट्यूब डालकर उसके पेट में ढेर सारी शराब पहुंचा दी जाती, फिर उसका दम घोंट दिया जाता।
जब वो मर चुका होता तो उसे बंधन मुक्त कर दिया जाता। पलंग को फर्श से अलग करके वे तमाम सबूत मिटा दिए जाते जिनसे जाहिर होता कि फ्लैट में बवेजा के अलावा कोई और भी मौजूद रहा था। लाश को बिस्तर पर औंधा करके इस ढंग से डाल दिया जाता उसका चेहरा तकिए में गड़ा रहे। फिर जब उसकी लाश बरामद होती हत्या का संदेह नहीं किया जा सकता था। बावेजा की मौत को दुर्घटना समझ लिया जाता, यानी वो बेहद शराब पिए हुए था। नशे की झोंक में बिस्तर पर औंधा गिर गया था। तकिए में मुंह गड़ा होने की वजह से वो मुंह और नाक दोनों से ही सांस नहीं ले सका और दम घुटने के कारण मर गया। मेरे विचार से ये थी हत्यारे की मर्डर प्लान। लेकिन उस सूरत में भी मृतक के मुंह पर टेप चिपकाए जाने के निशान तो मुझे मिलने ही थे। डॉक्टर ने दलील पेश की। क्या उसमें शक नहीं हो जाना था? उसकी मौत दुर्घटना नहीं थी। जरूर होना था, बलराज ने कहा, लेकिन हम योजना पर हत्यारे के नजरिए से गौर कर रहे हैं। उसके विचार से उसका यह प्लान एकदम फुल प्रूफ था। उसने मेरी ओर देखा। मैं तुम्हारी इस बात से तो सहमत हूं, अचानक किसी भारी विघ्न की वजह से उसे अपनी मूल योजना छोड़ देनी पड़ी। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि उसने किस वजह से घबराकर जल्दबाजी में अपनी योजना बदल डाली थी, क्योंकि तमाम तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं हत्यारा अपने काम में माहिर और पेशेवर था। वो घबरा जाने वाला व्यक्ति नहीं था और घबराहट में जल्दबाजी में कोई काम करने वाला तो हरगिज नहीं था। मैं प्रतिवाद करना चाहता था, लेकिन उसने हाथ उठाकर रोक दिया। ये ठीक है, बावेजा की वक्त से पहले कर दी गई हत्या के कारण हत्यारे की मूल योजना पिटकर रह गई थी, लेकिन हत्या के बाद के बाकी सारे काम उसी योजना के मुताबिक किए गए। मसलन फ्लैट की मुकम्मल सफाई, पलंग का फर्श से अलग किया जाना, पलंग के पायों में पेच द्वारा उत्पन्न छेदों को वुड फिलर से भरना और उन पर पॉलिश करना, और मुंह से टेप उतारने के बाद बेंजीन से टेप चिपकाए जाने के सबूत मिटा देना। इन तमाम बातों से जाहिर है वो ना तो घबराया था और ना ही जल्दबाजी में था। अलबत्ता इसे दूसरी योजना का नाम दिया जा सकता है। इस नई योजना के पीछे उसका मकसद क्या रहा होगा? मैंने जानना चाहा। हमें गुमराह करना। कैसे? लाश बरामद होने पर उसकी हालत से साफ जाहिर हो जाना था उसकी पिटाई की गई थी। बाएं हाथ की हालत से यह स्पष्ट भी हो जाना था कि उसे यातनाएं दी गई थी, क्योंकि इन दोनों बातों के चिन्ह मिटाना नामुमकिन था। लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला था कि बावेजा को उसी के फ्लैट में 2 हफ्ते तक कैद करके रखा गया था। लेकिन जब बावेजा की लाश बरामद हुई तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह चमड़े की ही पेटी द्वारा पलंग के साथ भी बंधा हुआ था। मैंने दलील पेश करते हुए कहा कि इस बात का साफ सबूत है कि उसे कैद करके रखा गया था। दूसरे, अगर हत्यारा आतंकित नहीं था तो उसने बावेजा की लाश को बंधन मुक्त क्यों नहीं कर दिया, जबकि दूसरे कामों की तरह वो इसे भी आसानी से कर सकता था। हालांकि नई योजना के तहत लाश को बंधन मुक्त करके बावेजा को कैद किए जाने का सबूत मिटाना जरूरी था, लेकिन ऐसा ना किए जाने की बड़ी वजह यह हो सकती है कि बावेजा की मौत के बहुत ज्यादा देर बाद योजना बनाने वाले को पता चला होगा वो मर चुका था। इस बीच लाश ठंडी होकर अकड़ चुकी होगी। उस हालत में लाश को बंधन मुक्त करने का इकलौता तरीका यह था कि चमड़े की उन पेटियों को काटकर फेंक दिया जाता, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होना था, क्योंकि अकड़ी हुई लाश ने उस स्थिति में रहना था जिसमें कि उसे बांधा हुआ था। दूसरे, चमड़े की पेटियों के कसाव के निशान लाश पर से मिटाए नहीं जा सकते थे। वे उसकी कलाई और टखनों पर मौजूद ही पाए जाने थे, और लाश की हालत और कसाव के उन निशानों से साफ पता चल जाना था कि बावेजा को बांध कर रखा गया था। इसलिए मजबूरन लाश को उसी अवस्था में छोड़ देना पड़ा। मैं अभी भी भली प्रकार नहीं समझ पाया था कि वो क्या कहना चाहता था। तुम्हारा मतलब है? मैंने पूछा। बावेजा की हत्या के बाद नई योजना बनाने और उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश में इतना ज्यादा वक्त लगा कि वो उसे पूरी तरह अमल में नहीं ला सका, यानी तब तक लाश बुरी तरह अकड़ चुकी थी। बलराज के होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कान तैर गई। नहीं, वो बोला, मेरा मतलब है इस बखेड़े में कम से कम 2 आदमी इन्वॉल्व है, एक योजना बनाने वाला और दूसरा हत्यारा। योजना बनाने वाले को बहुत देर बाद पता चला हत्यारा बावेजा की हत्या कर चुका था, और जब उसे पता चला तब तक बावेजा की लाश ठंडी होकर अकड़ चुकी थी, इसलिए उसे लाश उसी तरह छोड़ देनी पड़ी। इस बात ने मुझे और डॉक्टर मुलगांवकर दोनों को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। हम दोनों चाहकर भी इसमें कोई खामी नहीं निकाल सके। लेकिन खुद बलराज संतुष्ट नहीं था। वो अभी भी किसी भारी उलझन में फंसा नजर आ रहा था। तुम अपनी थ्योरी में तमाम एंगल्स कवर कर चुके हो, डॉक्टर ने आखिर टोक ही दिया। फिर अब तुम्हें कौन सी फिक्र खाई जा रही है? बावेजा के नथुनों पर मौजूद पाई गई वार्निश, बलराज ने जवाब दिया। उसकी मौजूदगी ने बड़ी भारी पेचीदगी पैदा कर दी है। उसका कोई मुनासिब जवाब मुझे नहीं सूझ रहा है।
तुम्हें जो पेचीदगी परेशान कर रही है उसे खुलासा तौर पर बताओ, डॉक्टर ने कहा। इसमें कोई शक नहीं है, वार्निश हत्यारे की उंगलियों से ही बवेजा की नथुनों पर लगी थी और हत्यारे की उंगलियों पर तो वार्निश तब लगी थी जब उसने पलंग को फर्श से अलग करने के बाद पायों के सुराखों में वुड फिलर भर के उस पर पॉलिश की थी। ठीक है, डॉक्टर ने और मैंने तुरंत सर हिलाकर सहमति दे दी। इसका मतलब है, बलराज ने कहा, जब पलंग को फर्श से अलग किया गया और पायों के सुराखों को भरकर उन पर पॉलिश की गई, उस वक्त तक बावेजा जिंदा था। अब सवाल यह है, बावेजा के जिंदा रहते हत्यारे ने ऐसा क्यों किया? ये बात उसकी योजना से जरा भी मेल नहीं खाती। उसने पलंग को फर्श से अलग करने वगैरह के काम बावेजा की मौत के बाद करने थे। सुनो, हम ये मानकर चल रहे हैं जब हत्यारे ने बावेजा के नथुनों पर उंगलियां रखकर उसका दम घोटा, उस वक्त हत्यारे की उंगलियां वार्निश से सनी थी। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हकीकत में भी ऐसा ही हुआ होगा। मैंने मत व्यक्त किया। मुमकिन है बवेजा की हत्या करते वक्त उसके हाथ साफ थे और हत्या के बाद जब हत्यारे या उसके साथी ने, जिसे तुमने योजना बनाने वाला कहा है, पलंग को फर्श से अलग करके सुराखों को भरकर पायों पर पॉलिश की तो उसकी उंगलियों पर वार्निश लग गई। फिर उसने जब बवेजा के मुंह से चिपका हुआ टेप छुड़ाया तो उसकी वार्निश सनी उंगलियां असावधानीवश बवेजा के नथुनों से छू गई और इस तरह वार्निश उसके नथुनों पर लग गई। ये नहीं हुआ हो सकता, बलराज ने प्रतिवाद किया, क्योंकि टेप को एकदम से उतारने की बजाय बड़ी एहतियात के साथ बेंजीन की सहायता से छुड़ाया गया था। वो डॉक्टर से मुखातिब हुआ। तुमने बताया है वार्निश वाटरप्रूफ थी, क्या वो बेंजीन प्रूफ भी हो सकती है? सूख जाने के बाद हो सकती है, डॉक्टर ने कहा। वैसे इसका सही जवाब तो लेबोरेटरी वाले ही दे सकते हैं। अलबत्ता मैं भारती को पूरी तरह संतुष्ट कर सकता हूँ। मृतक के नथुनों पर जो वार्निश पाई गई है वो उसके मरने के बाद नहीं बल्कि उसके दम घुटने के दौरान लगी थी। डॉक्टर ने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा लिया, फिर मुझसे कहा कि मैं अपने अंगूठे और पहली उंगली के सिरों से अपनी नाक के नथुनों के सुराख बंद कर लूं। जो ही मैंने ऐसा किया, सांस रुकने की वजह से मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपनी नाक में मौजूद हवा को फेफड़ों में खींचा तो मेरे नथुने स्वयं अंदर की ओर चिपक गए। डॉक्टर ने मेरे मुंह से अपना हाथ हटा लिया। क्या समझे? उसने पूछा। मैं समझा नहीं वो क्या समझाना चाहता था। कुछ नहीं, मैं गहरी सांस लेने के बाद बोला। मुंह भींचने के बाद नाक बंद होते ही जिस तरह तुम्हारा दम घुटने लगा था, वही हाल नाक बंद करने के बाद मृतक का हुआ था। तुम्हारी तरह उसने भी नाक में मौजूद हवा को फेफड़ों में खींचना चाहा था। उस प्रक्रिया के दौरान वार्निश का कुछ अंश भी खींचकर उसकी नाक में पहुंच गया था। तुम दोनों ने तो सिर्फ मृतक के नथुनों के बाहरी सिरों पर ही वार्निश के दाग देखे थे, लेकिन मैंने अपनी जांच के दौरान पाया कि उसकी नाक के अंदर भी वार्निश मौजूद थी। डॉक्टर ने कहा, मुस्कुराया और फिर नाटकीय स्वर में बोला, और बताने की जरूरत नहीं, मुर्दे सांस नहीं लिया करते। मेरे अनुमान की धज्जियां उड़ गई। साबित हो गया बवेजा के नथुनों पर वार्निश के दाग उसका दम घोटने के दौरान ही लगे थे। लेकिन बलराज की समस्या ज्यों की त्यों ही रही। बावेजा की हत्या करने से पहले हत्यारे की उंगलियों में वार्निश कैसे लगी? अंत में बलराज ने कहा, अन्य एविडेंसेस मिलने के बाद ही इस सवाल का सही जवाब मिल सकेगा। बलराज ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के बाद उससे विदा ली। बलराज और मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। एसआई अश्विनी शर्मा तब तक भी घटनास्थल से नहीं लौटा था। बलराज ने अपने अन्य मातहतों को विभिन्न निर्देश दे दिए, जिनमें मृतक बावेजा सहित नीरा मलकानी, राकेश मोहन, विनोद, मालती वर्मा, सुधीर चौधरी वगैरह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना भी शामिल था। सुबह तक कोई नतीजा निकलेगा, ये उम्मीद मन में संजोए हम अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह बलराज ने दूसरे एंगलों से इस केस की इंक्वायरी की। सबसे पहले हमने ठीक 10 बजे विमला को जा घेरा। वो अपने घर से आने के बाद इमारत में दाखिल होने ही वाली थी। बलराज ने उसे रोक लिया। बलराज ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो विमला से उसके सफाई करने के तरीकों के बारे में पूछताछ करना चाहता था। जब मैंने उससे पूछा इस तरह वह किस नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद रखता था, तो उसने अपना घिसा पिटा जवाब दोहरा दिया था, लेट द टाइम कम बॉस, यू विल नो इट योरसेल्फ। हम विमला सहित पास ही खड़ी पुलिस जीप के पिछले हिस्से में जा बैठे। फ्लैटों में सफाई के लिए तुम क्या क्या चीजें इस्तेमाल करती हो? बलराज ने सीधा सवाल किया। विमला ने यूं उसकी ओर देखा मानो वो कोई बेतुका सवाल कर बैठा था। वही चीजें जो आमतौर से इस्तेमाल की जाती हैं, उसने जवाब दिया, झाड़ू, ब्रश, वैक्यूम क्लीनर वगैरह। ये चीजें तुम्हारी अपनी होती हैं या फ्लैट वाले ही देते हैं?
फ्लैट वाले ही देते हैं। बलराज तनिक मुस्कुराया। मेरे सवाल तुम्हें बेवकूफाना लग रहे हैं? जी नहीं, अलबत्ता बेतुके जरूर लग रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम बस सही सही जवाब देती रहो, बलराज ने कहा। फिर पूछा, बवेजा भी तुम्हें ये सब चीजें देता था? जी हाँ, वो सबसे अच्छे किस्म की चीजें देता था, विमला ने कहा। मिसाल के तौर पर ज्यादातर लोग झाड़न के नाम पर कोई पुराना कपड़ा थमा देते हैं, लेकिन बवेजा हमेशा बाजार से बढ़िया सूती कपड़े का बना झाड़न खरीदता था। वो बढ़िया ढंग से झाड़ पोंछ कराना पसंद करता था, बलराज ने कहा। उस झाड़न से काम आसान भी हो जाता है। दरअसल मैं वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में जानना चाहता हूँ, बलराज बोला। बावेजा के फ्लैट में जो वैक्यूम क्लीनर है वो घटिया और पुराना है। विमला ने इस ढंग से उसकी ओर देखा मानो बावेजा की चीज को घटिया बताया जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। घटिया नहीं, सिर्फ पुराना है, वो बोली, और अभी भी सही तरह काम करता है। मुझे उससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे भी वो आजकल के नए वैक्यूम क्लीनर से बेहतर है। ये इतनी जोर से धूल खींचते हैं कि धूल के साथ साथ कारपेट वगैरह के रेशे भी साथ खिंच जाते हैं। आई सी, तुम बावेजा के बगल वाले फ्लैट में भी काम करती हो? विमला ने बुरा सा मुंह बनाया। नीरा मलकानी के यहाँ? हाँ, करती हूँ। वो छोकरी बस अपने चेहरे की टीम टाम और कपड़ों की टिचमिच पर ही खर्च करना जानती है। इन कामों पर तो वह हर महीने सैकड़ों खर्च करती होगी, लेकिन नए झाड़ू के लिए पैसे तभी देती है जब पुराना झाड़ू हाथ में पकड़ने के काबिल भी नहीं रह जाता। बलराज मुस्कुराया। तो दोस्तों, ये था मर्डर प्लान नॉवल का चौथा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।